दोस्तों, आज हम मायावती के जीवन के 30 ऐसे अनसुने राज बताएंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। पहला राज, राजनीति में कदम। मायावती का राजनीति में कदम रखने का फैसला अचानक नहीं था, न ही किसी प्रेरणा से भरा हुआ। यह फैसला एक गहरी निराशा से निकला था, एक सरकारी नौकरी में मिली बेइज्जती से, जिसमें वे अपने सपनों को दबा रही थीं। उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया जब उन्होंने देखा कि सिस्टम दलितों को सिर्फ एक आंकड़ा समझता है, इंसान नहीं। उसी दिन उन्होंने तय किया कि अब वे सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि लाखों मायावती जैसी लड़कियों के लिए लड़ेंगी। इस लड़ाई की शुरुआत किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, बल्कि एक बंद कमरे में कांशीराम के सामने बैठकर हुई। कांशीराम ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था, क्या तुम अपने समाज के लिए अपना सब कुछ त्याग सकती हो? मायावती ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। यही था वो पल जो किताबों में नहीं छपा, लेकिन इतिहास का रुख मोड़ गया। दूसरा राज, मुख्यमंत्री की शर्त। मायावती को जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिला तो यह कोई आम दिन नहीं था। एक तरफ उनके खिलाफ दर्जनों नेता थे, दूसरी तरफ उन्हें समर्थन देने वाली ताकतें भी डर रही थीं कि क्या वे इस कुर्सी को संभाल पाएंगी। लेकिन असली कहानी यह नहीं थी। असली कहानी थी कि मायावती ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से पहले एक वादा लिया था। उन्होंने कहा, अगर मैं यह पद लेती हूं तो मेरी शर्तें होंगी। मुझे पूरी स्वतंत्रता चाहिए अपने लोगों के लिए फैसले लेने की। यह शर्त सुनकर कई दिग्गज नेताओं के चेहरे स्याह पड़ गए। किसी किताब में यह जिक्र नहीं कि मायावती ने कभी किसी गठबंधन को आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी, लेकिन उन्होंने दी। तीसरा राज, निजी जीवन का किला। मायावती ने अपने निजी जीवन को हमेशा एक किले की तरह बंद रखा। उन्होंने शादी नहीं की, परिवार नहीं बसाया। यह तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि एक वक्त ऐसा भी था जब उन पर दबाव डाला गया था। एक बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें चरित्र के नाम पर बदनाम करने की योजना बनाई थी। उनका फोन टैप किया गया, उनके आने जाने की निगरानी की गई, यहां तक कि उनके नजदीकी स्टाफ को पैसों से खरीदने की कोशिश हुई। लेकिन मायावती चुप रहीं, कुछ नहीं बोली। उन्होंने सिर्फ एक प्रेस नोट जारी किया, मुझे मेरे काम से परखो, मेरे चरित्र से नहीं। यह लाइन किसी किताब में नहीं छपी, लेकिन एक पूरी पीढ़ी की प्रेरणा बन गई। चौथा राज, प्रधानमंत्री का ऑफर। बहुत कम लोगों को पता है कि एक बार मायावती को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। शर्त यह थी कि उन्हें कुछ खास मंत्रालयों में दखल नहीं देना होगा। मायावती ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए, और अगर मैं प्रधानमंत्री बनूं तो केवल नाम की नहीं, काम की बनूंगी। यह वाक्य आज भी कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, बस कुछ नेताओं की यादों में। मायावती उस कुर्सी को ठुकराने वाली शायद पहली महिला थी जो जानती थीं कि सत्ता से ज्यादा जरूरी आत्मसम्मान होता है। पांचवां राज, भ्रष्टाचार के आरोप। मायावती पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ताज कॉरिडोर, आय से अधिक संपत्ति का मामला, न जाने क्या क्या। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उनसे जुड़ी असली फाइलों में ऐसा कुछ नहीं था जो अदालत में टिक सके। उस वक्त मायावती ने एक मीटिंग में कहा था, मुझे गिराने की साजिश हो रही है, लेकिन मैं गिरूंगी नहीं। मैं जितना टूटूंगी उतनी ही मजबूत बनूंगी। बाद में जब कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी तो किसी ने वो फाइलें फिर कभी नहीं खोली। लेकिन उनके खिलाफ जो माहौल बनाया गया, उसका असर सालों तक उनकी छवि पर रहा। किताबें सिर्फ आरोपों को दर्ज करती हैं, लेकिन इन आरोपों से बाहर निकलने की जंग को नहीं बताती। छठा राज, बीएसपी का गुप्त प्लान। मायावती ने बीएसपी के भविष्य के लिए एक गुप्त योजना बनाई थी, जिसमें अगले 20 सालों तक पार्टी को चलाने का खाका था। इस योजना में एक युवा दलित नेतृत्व तैयार करने का ब्लूप्रिंट था, लेकिन इस योजना को पार्टी के ही कुछ नेताओं ने रोकने की कोशिश की। उन्हें डर था कि अगर नए चेहरे आएंगे तो पुरानों की दुकान बंद हो जाएगी। मायावती ने चुपचाप कई ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक शांत क्रांति। यह प्लान आज भी मायावती के पास सुरक्षित है। हो सकता है 2027 के चुनाव में वे इसे लागू करें, लेकिन अभी तक इसका जिक्र किसी किताब में नहीं हुआ। सातवां राज, निजी कमजोरी का पल।
मायावती ने अपने जीवन में कई बार हार देखी, कई बार अपमान झेला, लेकिन उन्होंने कभी अपने आंसू सार्वजनिक नहीं बहाए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब एक नजदीकी सहयोगी की अचानक मृत्यु हो गई। उस रात मायावती ने अकेले अपने कमरे में 2 घंटे तक खुद को बंद कर लिया। अगली सुबह जब वे बाहर आईं तो उनके चेहरे पर वही सख्ती, वही आत्मविश्वास था। लेकिन उनके स्टाफ ने देखा कि कमरे के डस्टबिन में गीले कागज थे जिन पर उन्होंने हाथ से लिखा था, क्या मैं सही हूं? ये सब मुझे गलत समझ रहे हैं। ये सवाल मायावती ने खुद से किया था। वो नेता जो लाखों के लिए आदर्श थीं, एक पल के लिए खुद को ही नहीं समझ पाई। ये राज आज तक न किताबों में छपा, न मीडिया में आया। 8वां राज, राजनीति से दूरी का विचार। एक समय ऐसा भी आया जब मायावती ने खुद को राजनीति से पूरी तरह अलग करने का मन बना लिया था। यह बात 2014 के बाद की है, जब पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा, पुराने साथी छोड़ते गए और मीडिया में यह नैरेटिव गूंजने लगा कि अब मायावती की राजनीति खत्म हो गई। लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा था वो बिल्कुल अलग था। मायावती एक एक विधानसभा सीट का पूरा रिकॉर्ड मंगवाकर हर गांव की जातीय संरचना, विकास दर और बूथ लेवल पर वोटिंग पैटर्न का चार्ट बना रही थी। उन्होंने एक बंद कमरे में सिर्फ 3 लोगों के साथ लगातार 3 महीने तक काम किया। उस वक्त उन्होंने कहा था, लोग कह रहे हैं कि मैं गायब हूं, लेकिन मैं तूफान से पहले की खामोशी हूं। यही वह लाइन थी जो बाहर नहीं आई, लेकिन बीएसपी के गिने चुने कार्यकर्ता जानते हैं कि उस खामोशी के पीछे कितनी गूंज थी। 9वां राज, काव्यात्मक पक्ष। मायावती के अंदर एक छुपी हुई कवयित्री थी जिसका शायद ही किसी को पता हो। कॉलेज के जमाने में वे कविताएं लिखा करती थीं, ज्यादातर सामाजिक विषमताओं पर। एक पुरानी कॉपी जो उनके स्कूल के दिनों से बची थी, उसमें एक कविता थी, मैं जो छू लूं वो मेरा नहीं होता, ये दुनिया मेरा नाम नहीं लेती, फिर भी मैं चलती हूं क्योंकि चलना मेरी नियति है। ये लाइनें उनकी सोच का आईना थीं। आज भी वो कॉपी उनकी निजी लाइब्रेरी में एक लोहे की अलमारी में रखी है, जिसे वे किसी को छूने नहीं देती। शायद इसीलिए क्योंकि उसमें उनकी भावनाएं हैं जो उन्होंने दुनिया से छुपा रखी हैं। 10वां राज, मां की सीख। एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस ने मायावती से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत के बारे में पूछा। लोगों को लगा कि वे कहेंगी मुख्यमंत्री बनना या दिल्ली की राजनीति में जगह बनाना, लेकिन उन्होंने कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत थी जब मेरी मां ने मुझसे कहा, तू कुछ भी बन जा पर खुद को मत खोना। इस जवाब के बाद इंटरव्यू खत्म हो गया। मीडिया हाउस ने वो फुटेज कभी जारी नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह जवाब कमर्शियल नहीं। लेकिन सच यही था कि मायावती के लिए असली जीत किसी कुर्सी से नहीं, बल्कि अपनी पहचान बचाने से थी। 11वां राज, भूल जाने का डर। मायावती का सबसे बड़ा डर सत्ता, हार या आलोचना से नहीं था। उनका डर था भूल जाने से। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया, अगर उनका आंदोलन ठहर गया, तो वो लोग जिनका चेहरा वे बनी थीं, उन्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसीलिए वे अपने हर भाषण, हर नारे में बहुजन को दोहराती थीं। एक बार उन्होंने अपने सबसे करीबी रणनीतिकार से कहा था, अगर एक दिन मेरी मूर्ति लगे और लोग भूल जाएं कि मैं क्यों लड़ी, तो उस मूर्ति का कोई मतलब नहीं होगा। 12वां राज, गुस्से का सन्नाटा। मायावती को गुस्सा कम आता था, लेकिन जब आता था तो सन्नाटा छा जाता था। एक बार एक बड़े नेता ने मंच पर हल्की सी टिप्पणी कर दी जो सिर्फ मजाक थी, लेकिन मायावती ने उसी शाम उन्हें बुलाकर पार्टी से निलंबित कर दिया। जब पार्टी के लोग उन्हें समझाने लगे तो उन्होंने कहा, मजाक अगर सम्मान पर हो तो वह अपमान होता है और मुझे अपमान सहना नहीं आता। ये उनकी सोच थी और शायद यही वजह थी कि वे हमेशा एक दूरी बनाकर चलती थीं। 13वां राज, काला बैग। मायावती के साथ हमेशा एक काला बैग रहता था जिसके बारे में कई अफवाहें थीं। कोई कहता कि उसमें पैसे होते हैं, कोई कहता दस्तावेज, लेकिन असल में उस बैग में 3 चीजें थीं। एक छोटा सा नोटबुक, उनके पिता का पुराना फोटो और एक डायरी जिसमें वे हर दिन की 2 लाइनें लिखती थीं। उस डायरी में उन्होंने कभी किसी नेता या अफसर का नाम नहीं लिखा, सिर्फ घटनाएं। यह आदत उनके स्कूल के दिनों से थी।
उन्होंने कहा था, अगर एक दिन मैं नेता नहीं रही तो शायद लेखिका बन जाऊंगी, लेकिन उन्होंने वो डायरी कभी सार्वजनिक नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि दुनिया उनकी भावनाओं को राजनीति में बदल देगी। 14वां राज्य संगीत प्रेम। बहुत कम लोग जानते हैं कि मायावती को पुराने गाने और भजन सुनने का शौक था। खासकर मेहंदी हसन की गजल रंजिश ही सही उन्हें बेहद प्रिय थी। रात को थककर घर लौटने पर वे अकेले बैठकर वही गाना सुनती थीं। उनके स्टाफ ने बताया कि जब वे बहुत तनाव में होती थीं, तो उसी गाने को बार बार सुनती और शांत हो जाती थीं। यह बात कभी किसी मंच पर नहीं कही गई, क्योंकि राजनीति में भावनाओं को कमजोरी समझा जाता है। 15वां राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय की मदद। मायावती ने समाज के हाशिए पर खड़े कुछ ट्रांसजेंडर लोगों को व्यक्तिगत तौर पर मदद की। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई अखबार में खबर नहीं, बस चुपचाप एक नौकरी या घर का इंतजाम। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर मुझे दिखावा करना होता तो मैं नेता नहीं, अभिनेत्री बनती। ये लाइन आज भी उनके ऑफिस के स्टाफ के बिल में छपी है। 16वां राज किताब में मरने का किस्सा। मायावती ने एक बार खुद को एक किताब में मरवा दिया था। एक युवा लेखक ने एक काल्पनिक बायोग्राफी लिखी, जिसमें एक महिला नेता की हत्या होती थी, जो मायावती पर आधारित थी। प्रकाशन से पहले मायावती को ड्राफ्ट मिला। सभी को लगा कि अब केस होगा, विवाद होगा, लेकिन मायावती ने लेखक से कहा, तुमने मेरे डर को शब्द दिए। अगर मैं कभी मारी जाऊं तो लोग तुम्हारी किताब से समझ सकेंगे कि मेरी लड़ाई क्या थी। वो किताब कभी प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि लेखक डर गया, लेकिन आज भी उसके पास मायावती के साइन किए हुए कुछ पन्ने हैं। 17वां राज साजिश का खुलासा। 1995 में मायावती की सरकार अचानक गिरी थी। उस वक्त उनकी सरकार को हटाने के लिए गठबंधन के भीतर साजिश रची गई थी, लेकिन किसी को नहीं पता कि उस साजिश का खुलासा एक ड्राइवर ने किया था। वह ड्राइवर एक अफसर के घर चाय पहुंचाने जाता था, जहां नेताओं की गुप्त मीटिंग होती थी। एक दिन उसने मायावती के पीए को सूचना दी और कहा, बहन जी को बताओ, उनके साथ गद्दारी हो रही है। मायावती ने उस ड्राइवर को बुलाकर न धन्यवाद कहा, न कोई इनाम दिया। उन्होंने सिर्फ कहा, तुमने जो किया वह किसी आम आदमी ने नहीं, एक योद्धा ने किया। बाद में उस ड्राइवर को लखनऊ सचिवालय में स्थायी नियुक्ति मिली, बिना किसी प्रेस रिलीज के। मायावती को डर था कि अगर यह बात बाहर आई तो उस आदमी की जान को खतरा हो सकता है। 18वां राज कांशीराम का अंतिम संस्कार। मायावती ने अपने राजनीतिक गुरु कांशीराम के अंतिम संस्कार का फैसला लिया। मीडिया को सिर्फ इतना बताया गया कि कांशीराम की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार मायावती करें, लेकिन उस रात क्या हुआ वह किसी ने नहीं देखा। अंतिम संस्कार के बाद मायावती घंटों तक अकेली बैठी रहीं। उन्होंने किसी से बात नहीं की, न कोई भाव दिखाया, लेकिन उनके कमरे में उस रात एक दिया जलता रहा। उनके पीए ने बताया कि उन्होंने दिए की लौ को देखकर कहा था, अब मुझे अकेले चलना होगा। यही वह वक्त था जब मायावती पूरी तरह बदल गई। उन्होंने पार्टी के हर उस व्यक्ति को हटाना शुरू कर दिया जो केवल सत्ता के लोभ से जुड़ा था। 19वां राज दलित प्रधानमंत्री का सपना। मायावती का एक सपना था, भारत का पहला दलित प्रधानमंत्री बनना। इस सपने के पीछे एक निजी घटना थी। एक विदेशी राजदूत ने उनसे मजाक में कहा था, भारत में दलित प्रधानमंत्री की कल्पना करना अभी संभव नहीं लगता। मायावती ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर कल्पना असंभव होती तो मैं स्कूल के ब्लैक बोर्ड से हटकर देश की राजनीति में नहीं आती। इसके बाद वे उस राजदूत से कभी नहीं मिली। 20वां राज मानसिक दबाव। मायावती को एक समय इतना मानसिक दबाव था कि वे 2-2 दिन तक नहीं सोती थीं। डॉक्टरों ने दवाइयां दी, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे समाज के लोग भूख से नहीं सोते, तो मैं तनाव से क्यों आराम लूं? उनकी इस मानसिक मजबूती के पीछे एक किस्सा है। एक दलित लड़की उनसे मिलने आई और बोली, बहन जी, जब आप टीवी पर बोलती हैं तो हमें लगता है कि हम भी कुछ बन सकते हैं। मायावती ने पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? बच्ची बोली, मैं बहन जी बनना चाहती हूं। मायावती ने कहा, अगर तू मुझ जैसी बनी तो लोग तुझे डर से नहीं, आदर से देखें।
उस बच्ची को उन्होंने स्कॉलरशिप दी और उसकी पढ़ाई का जिम्मा लिया। आज वो लड़की एक सरकारी अफसर है, लेकिन यह किस्सा कहीं दर्ज नहीं। 21वां राज, किताबों का प्रेम। मायावती बाबा साहेब आम्बेडकर की किताबें तो पढ़ती ही थीं, साथ ही चाणक्य, नीति और भगवत गीता का भी गहरा अध्ययन करती थीं। एक बार उनके विरोधियों ने आरोप लगाया कि वे सिर्फ जाति की राजनीति करती हैं। उसी शाम उन्होंने एक इंटरनल मीटिंग में कहा, मैं जाति से नहीं, न्याय से लड़ती हूं। जाति मेरे लोगों की बेड़ियां हैं और मैं उसे तोड़ने आई हूं। 22वां राज, भाषण की तलवार। मायावती को भाषण देना पसंद नहीं था, लेकिन जब वे बोलती थीं तो शब्द तलवार बन जाते थे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आपके भाषण बहुत सीधे होते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? मायावती ने जवाब दिया, जब मेरे समाज को लोग सड़क पर पीटते हैं तब किसी को डर नहीं लगता, फिर मुझे क्यों लगे? यह वाक्य उनकी पूरी राजनीति की आत्मा था। 23वां राज, दलित प्रेरणा स्थल। जब मायावती ने लखनऊ में दलित प्रेरणा स्थल बनवाया तो लोगों ने कहा कि यह पैसा बर्बाद है, लेकिन उन्होंने कहा, अगर ये मूर्तियां किसी बच्चे को प्रेरित कर दें तो यह पैसा नहीं, निवेश है। आज भी हजारों दलित छात्र वहां जाकर फोटो खिंचवाते हैं और बहन जी जैसा बनने का सपना देखते हैं। 24वां राज, अकेलापन। एक बार पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, बहन जी, आपको अब अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए, अकेलेपन का अंत कीजिए। मायावती चुप रही, लेकिन उसी रात अपने स्टाफ से बोली, मैंने खुद को इस आंदोलन के लिए समर्पित किया है। अगर मैं अपनी निजी जिंदगी के बारे में सोचने लगूं तो शायद वो लाखों लोग जिन्हें मुझसे उम्मीद है ठगा हुआ महसूस करेंगे। उनके लखनऊ के बंगले में एक छोटा सा कमरा है जिसे केवल वे खोलती हैं। उस कमरे में एक दीवार पर एक फ्रेम टंगा है जिसमें हाथी की मूर्ति के नीचे लिखा है, मैं अकेली हूं लेकिन हारी नहीं हूं। यह पंक्ति उन्होंने खुद लिखवाई थी। 25वां राज, आर्थिक पारदर्शिता। जब मायावती पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चला तो उन्होंने कोर्ट में 18 साल के टैक्स रिटर्न और जमीन खरीद की रसीदें पेश की। एक एक दस्तावेज को उन्होंने खुद चेक किया। उनके वकील ने कहा कि इतना विस्तार से शायद ही कोई नेता अपने केस की तैयारी करता है। क्लीन चिट मिलने के बाद उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया। उन्होंने सिर्फ अपने कमरे की दीवार पर नया कैलेंडर टांगा जिसमें लिखा था, अब वक्त है फिर से चलने का। 26वां राज, हार के बाद पुनर्जनन। मायावती के आलोचक कहते हैं कि वे हार के बाद गायब हो जाती हैं, लेकिन सच यह है कि हर बार जब वे हारती हैं तो खुद को फिर से गढ़ती हैं। 2017 की हार के बाद उन्होंने दलित और ओबीसी मुस्लिम एकता को फिर से जीवित करने का गुप्त प्लान तैयार किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि कुछ नेता सिर्फ चुनाव लड़ने की इच्छा से आए हैं तो उन्होंने सभी को बाहर कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी कोई चुनावी दुकान नहीं, यह एक आंदोलन है। जो इसमें खरा नहीं उतरेगा वो बाहर जाएगा, चाहे वह कितना भी बड़ा नाम हो। 27वां राज, मूर्तियों का दर्शन। मायावती ने अपनी मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया जो आज भी तंज का विषय है, लेकिन उनका जवाब था, इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो झुके, इतिहास याद रखता है जो अडिग रहे। 28वां राज, संयुक्त राष्ट्र का निमंत्रण। मायावती को एक बार संयुक्त राष्ट्र से दलित महिलाओं पर बोलने का निमंत्रण मिला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब तक मेरे देश के लोग ही मुझे पूरी तरह समझ नहीं पाए तब तक मैं बाहर की दुनिया को क्या बताऊं। 29वां राज, कार्यकर्ता की मदद। एक बीमार पार्टी कार्यकर्ता जो कैंसर से जूझ रहा था, उसके परिवार ने मायावती से मदद मांगी। उन्होंने बिना प्रचार के उसका पूरा इलाज करवाया। जब वह व्यक्ति बच गया तो मायावती ने इसका जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर एक नेता अपने सिपाही की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो वह नेता नहीं, मालिक है, और मैं मालिक नहीं, सेवक हूं। 30वां राज, उत्तराधिकारी का रहस्य। मायावती ने कभी बीएसपी की अगली पीढ़ी के लिए किसी को घोषित उत्तराधिकारी नहीं बनाया। बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने पार्टी को नेतृत्वहीन छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि पार्टी वंशवाद की राजनीति में न फंसे। उन्होंने कहा, मुझे तलाश है उस साथी की जो मेरी आंखों में देख सके और कहे,
बहन जी, अब आप आराम कीजिए, मैं आपकी लड़ाई को आगे ले जाऊंगा, लेकिन जब तक ऐसी आंख नहीं मिलती तब तक मैं लड़ती रहूंगी। मायावती को जब हम देखते हैं तो सिर्फ एक दलित नेता या 4 बार की मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक रहस्यपूर्ण प्रेरणा के रूप में देखते हैं। उन्होंने जो कहा, उससे ज्यादा जो नहीं कहा, वही उनकी ताकत थी। उनके जीवन के ये राज सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।